नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है लव जिहाद, फंडिंग पर फसाद। एक बहुत संवेदनशील विषय, एक बेहद चौंकाने वाला विषय, जो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोई जीवन के लिए या जिसे आप कह सकते हैं जीने या मरने जैसा विषय हो सकता है। क्योंकि इसका सामाजिक ताना बाना, दो समुदायों के बीच का विषय, तनाव पैदा करने की कोशिश, फंडिंग भारत के बाहर से भी हो सकती है। यानी ये मसला जो है इतना संवेदनशील है जिस पर तमाम बिंदुओं के बीच में जीवन की जद्दोजहद और आसपास जो घटनाक्रम घट रहे हैं उनके बीच इस विषय पर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। आज इसी पर हम बात करेंगे और सभी मेहमानों से अपेक्षा रहेगी कि बहुत संवेदनशीलता से इस विषय पर बात हो। लेकिन पहले हम देखेंगे ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आए लव जिहाद को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सियासी दलों के नेता भी खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच भोपाल के बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने देश में लव जिहाद के इंस्टीट्यूट चलने का दावा किया। आलोक शर्मा ने कहा कि लव जिहाद के लिए कौन फंडिंग कर रहा है, इनके बैंक अकाउंट की जांच होना चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूँ, आखिर जो लोग लव जिहाद में लगे इनका घर तो देखिए खाने तक को नहीं है, परंतु इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनके बैंक अकाउंट की जांच होना चाहिए। मेरा तो ये कहना है, देश के कुछ प्रांतों के अंदर जो मुझे जानकारी आ रही है, आने वाले समय तथ्यात्मक रूप से आपके मीडिया को भी बताऊँगा, कहीं ना कहीं देश के कुछ हिस्सों के अंदर इस प्रकार से लव जिहाद के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और उनको लव जिहाद में फंसाकर धर्मांतरण करने का काम किया जाता है। इसकी जाँच होना चाहिए। आलोक शर्मा ने यह भी कहा कि इस प्रकार के इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जा रही है कि हिंदू समाज की भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट का भी हवाला दिया। दरअसल लव जिहाद मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में महिला आयोग की आशंका सच हो सकती है। जांच के दौरान मिल रहे फंडिंग के कई लिंक, आरोपियों पर कोई खर्च कर रहा था लाखों रुपए, पीड़ित लड़कियों के खातों में भी लाखों के लेन देन। आरोपी फरहान लड़कियों के खातों में जमा कराता था पैसा। महिला आयोग की जांच में भी फंडिंग के पुख्ता सबूत। पीड़ित लड़की का एटीएम इस्तेमाल करता था आरोपी फरहान। फंडिंग के सोर्स को लेकर फरहान ने साध रखी है चुप्पी। लव जिहाद के पीछे किसी संगठन का हाथ, ड्रग तस्करी से जुड़े एंगल की भी आशंका। बीजेपी सांसद फंडिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कांग्रेस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कोई भी रिपोर्ट कभी भी मैनिपुलेट हो सकती है। मैं समझता हूं कि बार बार अगर सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट अगर सरकार की कार्य प्रणाली पर टिप्पणी करते हैं तो इस देश के अंदर कोई भी रिपोर्ट कब मैनिपुलेट हो जाए पता नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि इस प्रकार की रिपोर्ट की पूर्ण समीक्षा होना चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कॉलेज की कई छात्राओं के साथ गिरोह बनाकर लव जिहाद और रेप का मामला सामने आया था। मुस्लिम छात्रों ने एक गिरोह बनाकर गरीब हिंदू छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाया। लड़कियों को हाई प्रोफाइल लाइफ का सपना दिखाकर उनके साथ दरिंदगी की, रेप के वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। इतना ही नहीं, लड़कियों को जबरन मांस खिलाने, गांजा पिलाने की भी बात सामने आई है। अब लव जिहाद के लिए हुई फंडिंग को लेकर फसाद मचा हुआ है। तो आपने देखा कि कितना गंभीर मसला है और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि जिन लड़कियों के साथ ये हुआ उन्हें ब्रेव हार्ट कहते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सारे मामले सिर्फ ब्लैकमेलिंग और भय की वजह से छिपे रहते हैं। जैसे किसी साहूकार से कर्ज लेने के बाद सुसाइड करने वाला व्यक्ति अपनी इज्जत की वजह से अपने पूरे परिवार को खत्म कर देता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मैंने इतना कर्ज ले लिया है कि अब मैं बर्बाद होने वाला हूं। ये डर निकालने की बहुत ज़रूरत है और इन लड़कियों ने, जो पीड़ित लड़कियां हैं, वो इस डर पर काबू पाके सामने हैं। और इस तरह के मामलों में बहुत सारी गफलत होती है। आप भूले नहीं होंगे हनी ट्रैप मामला, इंदौर से इसके तार जुड़ते हैं। एक पुलिस अधिकारी महोदय भी कथित रूप से अपने लैपटॉप पर वो सब जल्दी से जल्दी कॉपी करने की कोशिश में पकड़ाए जाते हैं।
और उसमें बड़े बड़े नाम होते हैं, ऐसा कहा जाता है, दावा होता है। लेकिन वो रिपोर्ट कहाँ जाती है, क्या होता है, कौन था उसके पीछे, किसने पैसा लगाया था, क्यों लगाया था, किसको ब्लैकमेल करने की कोशिश थी, कई बातें होती हैं। मीडिया से भी तार जोड़े गए उस समय उसके, कि मीडिया से जुड़े हैं इसके तार, बड़े बड़े राजनेताओं से जुड़े हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से जुड़े हैं। दरअसल ये पूरा मसला ही ऐसा है कि इसमें इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं कि कल्पना करना मुश्किल है। और यहाँ आपको ये भी बता दें कि पोर्न इंडस्ट्री इस समय अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में। और भारत, दुर्भाग्य है कि हम चरित्र और संस्कार की बात करते हैं, लेकिन हम दुनिया में सबसे ज़्यादा पोर्न देखे जाने वाले देशों में प्रथम पंक्ति में खड़े हैं। ये दुर्भाग्य है। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हमारे परिवार नाम की संस्था, हमारी समाज नाम की संस्था, विवेकानंद की बात करने वाला मुल्क, उसके देश के नौजवान वहां क्यों जा रहे हैं? बड़े सवाल हैं ये, लेकिन इन पर बात नहीं होती। बात कई बार दूसरी गलियों की तरफ मुड़ जाती है। तो ये इसको बहुत होलिस्टिक नजरिए से देखना होगा आपको। ये एक जगह अटक कर रुकने वाली बात नहीं है। कॉलेजेस में आपको बताना पड़ेगा लड़कियों को जाकर कि दोस्ती करना है तो क्या करें, दोस्ती करते समय क्या सावधानियां बरतें। ये गरीब घर की लड़कियां जरा से एक 20,000 के मोबाइल में जिस तरह से कोई पक्षी फंस जाता है जाल में, वैसे ये फंस जाती है। समझाने वाला, बताने वाला कौन है? कहानी होती है, सनसनी बनती है, वीडियो बनते हैं, तो फिर टाइम फिर नहीं। बहुत गंभीर मसला है। हमारे सवाल देखिए, क्या लव जिहाद के पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग नेटवर्क काम कर रहा है जिसका संबंध पोर्न इंडस्ट्री से है? क्योंकि के पहले आपको याद होगा एक नामचीन अभिनेत्री के पति, उनका नाम उठा था मुंबई में और बहुत तगड़ा मामला था वो। और बीच में नोएडा में, दिल्ली में एक कोठी में इस तरह का कारोबार चल रहा था। भोपाल लव जिहाद केस संगठित जिहादी ऑपरेशन का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास के जो कुछ मुल्क हैं वो हिंदू और मुसलमान एंगल देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लव जिहाद के नाम पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आरोप कितने सही हैं? क्योंकि एक डांस इंस्टीट्यूट चलाते थे आरोपी और वहाँ से लड़कियों को फंसाया जाता था। कभी गरबा, कभी डांस इंस्टीट्यूट, कभी कुछ तो कभी कुछ। और समाज चुप है। वो मानता है कि जो करना है वो सरकार को करना है, पुलिस को करना है। हम तो चुपचाप अपनी चुप्पी को लेकर चलेंगे, क्योंकि हमने यही सीखा है। तो हमारे मेहमान हमसे मिलिए, सीनियर बीजेपी लीडर, सीनियर वरिष्ठ बीजेपी के विधायक आशीष शर्मा जी हैं। बहुत संवेदनशील और बहुत संवेदना के धनी राजनेता मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, आपका भी स्वागत है आशीष जी के साथ। संगीता शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, उनका भी स्वागत है। मनोज, बहुत संवेदनशील विषय है और इसमें समाज की भूमिका की बात भी महिला आयोग ने की है कि उन कॉलेजेस में क्या स्थितियां हैं, छात्रवृत्ति है नहीं है, छात्राओं की आर्थिक स्थिति क्या है, क्योंकि गरीब घर की छात्राओं को फंसाया गया। किस तरह से आप पूरे मामले को देखते हैं? और जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। आपके पास कुछ नहीं है, एक कमरे का मकान है, गाड़ी भी नहीं है, लेकिन 20-20 लाख, 18-18 लाख की कथित रूप से फंडिंग की बात। देखिए, महिला जो राष्ट्रीय महिला आयोग है जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, तो उसमें तो बहुत ही चौंकाने वाले। शरद जी, मैं आज देख भी रहा था कहीं कुछ उसके पंक्तियां, कुछ अफसर से जब बात कर रहा था, तो उसमें कुछ बातें तो ऐसी जो मैं कर भी नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है कि बहुत ही संगठित तरीके से, इसलिए कहना पड़ेगा कि उसमें संगठित लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया। तो संगठित तरीके से ये पूरा काम, बरसों पहले से इस तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन पहली ऐसा मौका है जिसमें कागजों पर तमाम तरह की चीज़ें आ गई। और उसकी वजह बना भोपाल का जो लव जिहाद मामला है। आप देखिए, जिस कॉलेज का जिक्र हुआ, हम कॉलेज के बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन कॉलेज में आखिर किस तरह आदमी फीस नहीं देता है और उसकी फीस जमा हो जाती। जिन लड़कियों की फीस जमा नहीं हो रही थी, उनकी फीस वो जमा कर देता, खुद की नहीं दे रहा, खुद की तरफ से फंडिंग हो जाती कॉलेज की तरफ से। तो आप समझिए इसमें कि अकेला लव जिहाद का मसला नहीं है, बल्कि सपोर्टर कौन है, मुझे लगता है उन पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और जब आप बात कर रहे थे कि गांजा, अफीम, एमडी, इंदौर के तो कई होटलों से इस तरह की खबरें आती। कल ही हम देख रहे थे, एक तस्वीर हमारे सामने आई चौंकाने वाली कि लड़कियां सड़क पर लड़ रही। सामान्य लड़कियां सड़क पर नहीं लड़ेंगी, स्वाभाविक है कि वो नशे में रही होंगी या इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई होंगी। और इसके पीछे कौन है, तो आजू बाजू जो लोग खड़े दिखाई दे रहे थे वो शायद इस तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन निर्मला कौर
जो जांच अधिकारी मुख्य थे बिल्कुल। जिन्होंने रिपोर्ट सौंपी है, तो उसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं शरद जी जो ये बता रहा है कि करोड़ों की फंडिंग होती है और ये बहुत संगठित तरीके से गिरोह काम कर रहा था। और बिल्कुल, इसमें पुलिस बिल्कुल। अधिकारियों की भूमिका भी बहुत अच्छी नहीं है कई जगह। सबसे पहली तो मेरी आपत्ति तो विनम्रता से इसके नाम को लेकर भी है कि लव जिहाद क्या होता है साहब? जहाँ लव है वहाँ जिहाद नहीं है, और जहाँ जिहाद है वहाँ क्या लव होगा? इसका कोई नामकरण इस तरह से होना चाहिए। लव जिहाद क्या नाम दिया गया इसको? संगीता जी, आपकी टिप्पणी। देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी नाम कुछ भी हो, परंतु सवाल असमत का है। जो हमारे बेटियां हैं उनके साथ जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग की गई है, जिस तरीके से उनको फंसाया गया है, और ये पूरा संगठित अपराध मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रहा था, तो ये सरकार के होते हुए किस तरीके से ये इतना बड़ा संगठित अपराध चल रहा था, सवाल ये है। राष्ट्रीय महिला आयोग भोपाल पहुंची, उन्होंने रिपोर्ट बनाकर दी है। इसके पहले मानव अधिकार आयोग भी आए थे, उन्होंने भी रिपोर्ट सौंपी थी। अब मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार इस पर क्या करती है, ये सवाल है। सवाल ये भी है, आपको मैं बताती हूँ कि मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था पूर्व महिला सदस्य के नाते, महिला आयोग की सदस्य होने के नाते, और मैंने उसमें यही प्रश्न किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ ऑपरेशन अस्मत भी चलाए प्रधानमंत्री जी। और ये सवाल मैंने इसलिए भी किया था प्रधानमंत्री जी से कि ये पूरे देश में संगठित अपराध चल रहे हैं और किस तरीके से लव जिहाद नाम उसको दिया गया है, और इसके पीछे कारण क्या है। जब पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर यह कहा जाता है कि संघ का गढ़ है, भाजपा का गढ़ है, और ये संघ और भाजपा की नर्सरी जो कही जाती है वो मध्य प्रदेश कही जाती है, और उसी में अगर इस तरीके का संगठित अपराध हो रहा है तो सवाल भाजपा पर खड़े होते हैं, आरएसएस पर खड़े होते हैं और भाजपा की सरकार पर खड़े होते हैं, क्योंकि 20 साल से सरकार आपकी है। किन्होंने उन्हें वो जमीन दी थी? नगर निगम के द्वारा उन्हें जमीन आवंटित की गई थी, जो G90 क्लब करके जो चल रहा था उसका आवंटन किया गया था, उसमें ही ये बड़ा गिरोह कार्य कर रहा था। इसके साथ ही कुछ मंत्रियों के नाम भी सामने आए हैं, उनके साथ उसके फोटो आए हैं, जो शकील मछली करके जो है उसके अंदर। तो इस तरीके के जो मामले सामने आए हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि जांच बहुत धीमे तरीके से चल रही है। फोटोग्राफ आने के बाद उसकी जांच अभी तक नहीं हुई है। दूसरी बात कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह भी लिखा है कि जो जांच के लिए उन्होंने मीडिया को तो धन्यवाद दिया है, साथ में मध्य प्रदेश की पुलिस को और बाग सिवन थाना की पुलिस को भी धन्यवाद दिया है, पर उसमें एक बात यह है कि 13 अप्रैल को जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई थी, जब बच्चियों ने वहां शिकायत की उसके बाद, और उसके बाद 17 तारीख को उन पर एफआईआर हुई। तो ये 6-7 दिनों तक उनके और एफआईआर होने से किसने रोका? किस बड़े मंत्री ने उस वहां पर फोन लगाया था? और जब शरद जी इन लोगों का जुलूस निकाला जा रहा था तो एक सुनसान सड़क पर निकाला जा रहा था, वो वीडियो आपने और हमने देखा होगा। तो एक सुनसान सड़क पर उनका जुलूस निकाल दिया गया, फॉर्मेलिटी कर दी गई। तो इन्हें बचाने का काम कौन कर रहा है, सवाल ये है, और सारे सवाल चलिए सरकार मैं पर ही जवाब खड़े देता हो हूं। रहे हैं। जी आशीष जी, कांग्रेस ने अपनी बात कही है, कुछ आरोप भी लगाए हैं, संरक्षण के आरोप भी हैं उसमें शामिल। जी, जब अपराध बेटियों से जुड़ा हो, बेटियां सबकी होती है, सबके घरों में बेटियां पाई जाती हैं, और भारतीय समाज में नारी के सम्मान को लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता सदैव से रही है। नारी के सम्मान की जहाँ बात आती है तो बड़े बड़े युद्ध इतिहास में इस बात के साक्षी हैं कि नारी की अस्मत को बचाने के लिए, नारी के सम्मान को स्थापित करने के लिए बड़े बड़े संघर्ष हुए, लेकिन नारी के सम्मान को बचाने की भावना उसके पीछे सर्वोपरि रही। वर्तमान दौर में जबकि सामाजिक मान्यताएं बदल रही हैं, समाज में पहले से अधिक खुलापन आ चुका है, इस खुलेपन का दुरुपयोग करते हुए जो नई पीढ़ी है, वो खास करके लड़कियां हैं, वो छलावे में आ जाती हैं, और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, भारत के कोने कोने में लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। ये शब्द जहां से निकल कर आया है वो इस बात का प्रमाण देता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग, कोई संगठन, कोई समूह मुस्लिम समाज में इस बात के लिए प्रयास कर रहा है कि बड़ी संख्या में इस तरह लड़कियों को चुंगल में फांसा जाए, प्रेम जाल में फंसाया जाए, और उसके बाद अपनी पहचान छुपाकर, अपना नाम छुपाकर उनके साथ रिश्ते कायम किए जाएं, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए जाएं। और हमने कई मामलों में देखा है, एक बच्चा हुआ, 1-2 वर्ष हुए और उसके बाद उस बच्ची को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता था, इस तरह से प्रताड़ना दी जा रही है कि उसका जीवन ही मुश्किल हो जाता है। और इस कारण से जब कलाई खुलती है, जब सच्चाई सामने आती है, तब तक उस लड़की का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है।
निश्चित ही सांसद महोदय ने यदि कहा है कि इस तरह के इंस्टीट्यूट भारत में कहीं चल ही रहे होंगे, क्योंकि इतना पैसा उन लोगों को मिलना जिनके पास 2 जून की रोटी के लाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कोई ताकतें हैं जो इस दिशा में काम कर रही है ताकि धर्मांतरण को बढ़ावा मिल सके और इस तरह की घटनाओं को समाज में और ज़्यादा पैमाने पर प्रचारित किया जा सके ताकि धर्म विशेष को इसका फायदा मिल सके। महत्वपूर्ण बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आखिर इसका समाज पर क्या असर होता है और इसका उद्देश्य क्या है। पहलगाम के बारसान घाटी की घटना में जब धर्म की बात सामने आई कि किस धर्म के हो, क्या वजह थी उसकी, क्या कोई आतंकवादी क्या धर्म पूछकर गोली चलाते हैं, ये क्यों हुआ? कारण ये था कि मैसेजिंग भारत में देनी थी कि यहां जो 2 समुदाय रहते हैं वो आपस में लड़ें। इस घटना के पीछे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके भीतर तनाव होगा, दबाव होगा। जब आप ऐसी घटना सुनते हैं कि एक समुदाय विशेष के युवक इस तरह से षड्यंत्र कर रहे हैं तो एक समाज तनाव से भर जाता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं, वो गुस्से से भर जाता है। और ये गुस्सा बढ़ाने का काम वो लोग करते हैं जो चाहते हैं कि भारत 5वीं अर्थशक्ति न हो। वो पाकिस्तान के साथ सीमा पर लड़े, वो चीन के साथ लड़े और वो देश के भीतर नक्सलियों से लड़े और इस तरह के सांप्रदायिक विवादों में उलझे। मनोज, देखिए सरज जी, इसमें एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है जिसका जिक्र महिला आयोग ने भी किया है कि यदि आपके परिवार की कोई लड़की है, कोई परिजन है जो अचानक आपको बदला बदला सा दिखाई देता है, जिसके पास पैसा होता है या बाकी चीज़ें होती है, तो आप एक बार ज़रूर पूछिए। देखिए सरकार या बाकी जो संस्था है वो तो अपना काम करती है, लेकिन हमारी अपनी भी जिम्मेदारियां हो जाती। दरअसल घर से जब लड़कियां बाहर पढ़ने आती है तो परिजन पूछते ही नहीं है कि है कहाँ, आप कहाँ से आ रहे हैं, कितने बजे पहुँच रहे हैं। हॉस्टल में कई बार झगड़ों की तस्वीरें आती है और ये तमाम तरह की बातों का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन बहुत रणनीतिक तौर पर, जैसे फरहान का नाम है या बाकी जिन लोगों का नाम आ रहा है, इसमें 15 लाख से 50,000 रुपये अकाउंट में डाले जाते थे। उसका बाकायदा रिकॉर्ड तैयार हुआ और अकेले करीब मध्य प्रदेश की बात करें तो यह आंकड़ा 5 करोड़ से ऊपर। मनोज, यहाँ अहम सवाल ये भी है कि आखिर जो गांजा बिक रहा है भारत में या मध्य प्रदेश में, उसमें लश्कर तैयबा का हाथ है क्या? उसमें जैश ए मोहम्मद जिम्मेदार है क्या उसके लिए? आखिर ये चीज़ें चल कहाँ रही? जैसा आशीष जी ने कहा कि समाज का स्वभाव बदल रहा है। आज 15 साल के जब गांधी मेडिकल कॉलेज में एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ये रिपोर्ट छापता है कि 70 रुपये में गांजा मिल जाता है, उसके बाद पुलिस क्या करती है, उसके बाद किस तरह से एक्टिव होता है वहाँ का सिस्टम, आपके सामने एक रिपोर्ट है अखबार में कि ये घटना यहाँ घट रही है। चारों तरफ आप चले जाएंगे, आप पाएंगे कि शराब की मैखाने शाम को 7 बजे के बाद बड़े बड़े अच्छी अच्छी जगहों पर, चंद दूरी पर मंदिर है, चंद दूरी पर लड़कियों के कॉलेज हैं, ट्यूशन्स हैं, खुले हुए हैं। आखिर ये सेंसिटिविटी समाज की भी कम हो रही है, प्रशासन और पुलिस की भी। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से। और हुक्का बार की आप बात कीजिए, आप कह रहे थे, मैं तो अभी दावा कर रहा हूं कि अभी यदि हम कह दें तो जाके पुलिस देखे, आखिर वो हुक्का बार तो बंद हो चुके हैं, सरकार की तरफ से बंद कराए जा चुके हैं, तो फिर किसके रहमो करम पर चल रहा है? और हुक्का बार में बैठने वाले लड़के और लड़कियां हैं कौन? तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि रिपोर्ट में भी इसी तरह का जिक्र है, कहीं ना कहीं प्रसरित तो है। अकेला लव जिहाद का मसला नहीं है, लेकिन लव जिहाद को बढ़ाने वाले कौन है, इसको भी देखने की जरूरत बहुत जरूरी है। और भोपाल के कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बीच में अपने लड़के लड़कियों के लिए ये अनिवार्य किया था कि अगर उनमें से कोई भी किसी हुक्का बार या इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसको वहाँ से डिबार कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। बहुत प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं लूंगा मैं। संगीता जी, एक कमेंट आपका समाज के बदलते चेहरे पर। देखिए, सोशल मीडिया जब से आया है और जब से इंटरनेट की दुनिया आई है, तब से बदलाव काफी देखने को मिला है। और ये बदलाव के पीछे कारण है कि पब्लिक चाहती है कि हम और एडवांस होते चले जाएं। और जिस तरीके से पूरा नेटवर्क अब आज की डेट में हो गया है कि हम किसी भी देश के नेटवर्क को हम अपने इसमें देख सकते हैं, तो ये सोशल मीडिया भी एक कारण है। परंतु सोशल मीडिया को भी किस तरीके से देखना है, ये भी ट्रेनिंग स्कूल कॉलेजेस में दी जानी चाहिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम कैसे करें। दूसरा बात ये है कि हम हर बार समाज को ही दोष ना दें, क्योंकि हमारे ऊपर सरकार होती है, सरकार के पास कानून होता है, और कानून यदि सही तरीके से चलेगा तो मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेज हर जगह पर ये पाबंदी होगी कि आपको किस तरीके से अपने इंस्टीट्यूट चलाना है। ये जो क्योंकि सरकार
उनके ऊपर पूरी तरीके से प्रभाव नहीं होने के कारण, कानून का, पुलिस का पूरा दबाव नहीं होने के कारण इंस्टीट्यूट अपनी मन मर्जी से स्टूडेंट रख रहे हैं, कहाँ बाहर से स्टूडेंट आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो लव जिहाद वाले मामले में जितने भी हैं ये सब बाहर के हैं, कोई कलकत्ता से है, कोई बिहार से है, तो ये कारण भी है, इस पर भी निगरानी रखना चाहिए। और हमारे यहाँ एक फंड आता है, निर्भया फंड। निर्भया फंड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लगातार निर्भया फंड वापस लौटाया जाता है, उसका उपयोग ही नहीं होता है मध्य प्रदेश में। तो उसके लिए जागरूकता अभियान स्कूल कॉलेजेस में चलाया जाना चाहिए कि किस तरीके से आपको कार्य करना है, कैसे लड़कों से दोस्ती करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये जागरूकता अभियान हमारे यहाँ नहीं चलाए जा रहे हैं, कि सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। तो इन चीजों को लेकर हर बार समाज को दोष देकर, परिवार को दोष देकर हम जी। नहीं बच सकते, क्योंकि हमारे ऊपर सरकार है, कानून है, और सरकार कानून का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और इसी कारण से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी सरकार को नहीं मिल रही है, और इस तरीके के जी, केसेस चल जी। रहे हैं। अभी हम आप संगीता जब जी, टीवी यहाँ चैनल पर एक बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी तो मुझे लगता है आप राजनेताओं की भी है कि कॉलेज में आप लोगों का जाना, लड़कियों से बात करना, क्योंकि आपकी पार्टी में भी इन दिनों एक मसला है जिसमें कथित रूप से एक महिला के साथ हुए कथित अत्याचार की बात उठाई जा रही है। महिलाएं कहीं भी हैं, घर में हैं, राजनीति में हैं, नौकरी में हैं, पढ़ाई में हैं, उनको कहीं ना कहीं एक इन्फीरियर मानने की बात तो पुरुष समाज की तरफ से, पुरुष प्रधान समाज की तरफ से होती है, और वो जहां आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं तो उन पर हमले होते हैं, बहुत भयानक हमले होते हैं, उनके चरित्र पर हमले होते हैं, उन पर यौन प्रताड़ना के हमले होते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश होती है। इससे लड़ने के लिए, लड़कियों का साहस जागृत करने के लिए, कि अगर एक बार अगर किसी ने आपका कोई दुरुपयोग आपसे कर लिया है नशे में या आपको बरगला कर, लेकिन आप उसको बार बार अलाउ मत करिए। और कई बार तो जैसा इस पूरे मामले में सामने आया है कि ये मजबूर करते थे कि दूसरी लड़कियों से हमारी दोस्ती कराओ, नहीं तो हम तुम्हारे फोटो और वीडियो जारी कर देंगे। तो राजनेताओं को भी ये विषय, भले ही वोट देने वाला ना हो, वोट देने के विषय दूसरे को माफ कीजिएगा, सभी राजनेताओं से मेरा आग्रह है कि वो जाएं स्कूल कॉलेज में, बच्चों को समय दें, उनसे बात करें और उनके भीतर ये भाव। आशीष जी, इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए शरद जी, जमाना जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज से 20 वर्ष पहले जिस लड़का लड़की के साथ को घूमने को समाज गलत दृष्टि से देखता था, आज वही एक सामान्य प्रक्रिया बन चुकी, सामान्य जीवन बन चुका है। इसलिए समय के अनुकूल आचरण परिवार समाज का निश्चित ही होना ही चाहिए। सबसे पहले आवश्यकता परिवार की है कि वो अपने बच्चों पर नियंत्रण रखे। बच्चे जब 18 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उन्हें लगने लगता है कि हम अब अपनी मर्जी के मालिक हैं। सरकार तक और कानून तक तो ये मामले बहुत बाद तक पहुंचते हैं, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नशे के संस्थान बंद हो, पब्स बंद हो, इस तरह के हुक्का बार बंद हो, जहां पर अवैध गतिविधियां चलती है, इन पर सरकार का नियंत्रण आवश्यक है। लेकिन सरकार तक या कानून तक शिकायत पहुंचे, इसके लिए अभिभावकों की जागरूकता भी, नियंत्रण नहीं हो रहा है, अभिभावकों की भी जागरूकता आवश्यक है। कुल मिलाकर इस तरह के जो संगठित अपराध हो रहे हैं, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि बेटियों का जीवन खतरे में पड़ रहा है, उस पर कानून तो अपनी कार्रवाई करेगा ही करेगा, लेकिन समाज के जागरूक समाज का दायित्व तो बहुत जरूरी है, संस्थाओं को भी, जहां पर ये बच्चे पढ़ते हैं, अपनी शिक्षा के लिए आए हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। ठीक बात है। मैं ये बात हर मंच पर कहने की कोशिश करता हूं कि हम जिस पीढ़ी से हैं, उस पीढ़ी में हर मोहल्ले में एक राजू भैया होते थे। ये राजू भैया सब कुछ करते थे, बियर पीते थे, शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, लेकिन इनकी नैतिकता इस मामले में जागृत थी कि मोहल्ले का कोई भी किशोर, हम जिस दुर्गुण की तरफ चले गए उस दुर्गुण की तरफ ना जाए। अगर भूल कर भी हम किशोर 15-16 साल के, पुरानी बात आपसे कह रहा हूं, किसी गुमटी की तरफ चले जाते थे जहां सिगरेट बिकती है, तो ये राजू भैया अपनी सिगरेट जल्दी से बुझा के, कैसे आया रे तू इधर, कैसे आया, चल आज तेरे घर आऊंगा, तेरे पिताजी से मिलूंगा, इधर कैसे आया क्या। और वो उस दिन रात में घर आते थे कि आपका लड़का ठीक चरित्र नहीं दिख रहा है। ये बात कर कौन रहा है? जिसके चरित्र पे खुद सवाल है। आज हम सब सफेद पोश हो गए हैं, खूब ऊंची महंगे महंगे कपड़े हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं, फरफराती हुई एसी वाली गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन हमारे पास चरित्र नहीं है साहब, हमारे पास कैरेक्टर नहीं है, नैतिकता नहीं है। और समाज में जो हो रहा है उसके लिए सबकी उंगलियां सामने की तरफ हैं। ये जिम्मेदार, ये जिम्मेदार, ये जिम्मेदार, लड़की जिम्मेदार, लड़का जिम्मेदार, सरकार जिम्मेदार, समाज जिम्मेदार। आपने क्या किया शरद जी, आपने क्या किया? कुछ समय दिया आपने समस्या से निपटाने के लिए? जीरो। नाना पाटेकर की तरह बोलने का मन करता है, लेकिन क्या मतलब है। फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है और कायम रहना चाहिए, क्योंकि उम्मीद नहीं छूटनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं
कि ज़रूर कभी ना कभी वो सुबह कभी तो आएगी, ज़रूर आएगी, ज़रूर आएगी। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, नक्सलियों का लादेन ढेर, लाल आतंक के टूटे पैर। नमस्कार।